हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 9th क्लास, जिसमें से पहला ही चैप्टर है हमारा हमारे चारों ओर के पदार्थ। इसमें हम इस चैप्टर की समरी करने वाले हैं और जो भी बच्चे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे साइंस एक सेक्शन रहता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। शुरू करते हैं हम। सबसे पहली बात तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ हम किसे बोलते हैं? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसको हम पदार्थ बोलेंगे। इसमें सब चीज़ें आती हैं जो भी स्थान घेर रही हैं, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, वो सारी की सारी चीज़ें, कुर्सी, घर, टेबल, हवा, पानी, सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पदार्थ होती हैं। अब कोई भी जो पदार्थ होता है वो किस अवस्था में हमें मिलता है, वो कितने प्रकार का होता है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे बोलेंगे? जिसका आकार और आयतन दोनों चीज़ें निश्चित हैं, उसको हम ठोस बोलते हैं। जैसे पेन है, पेन का आकार बिल्कुल निश्चित है, जो भी पेन की शेप है वो वही रहेगी, आप उसको कहीं भी रख लो, उसकी शेप बदलने वाली नहीं है। ऐसे ही जो किताब है वो एक रेक्टेंगल की शेप की है या क्यूबॉइड की शेप की होती है। अगर आप उसको कहीं भी रखो, किसी बर्तन में रखो, टेबल पे रखो, चेयर पे रखो, वो क्यूबॉइड ही रहेगी। ऐसे ही टेबल, और ये तो था इनका आकार। और ऐसे ही आयतन, जो इसका आयतन है, जिसने जितनी जगह उसने घेर रखी है वो उतनी ही जगह को घेरेगा, ठीक है। उसके बाद है द्रव। द्रव में क्या होता है? आयतन तो उसका निश्चित होता है, जो उसकी क्वांटिटी है, आयतन का मतलब होता है क्वांटिटी, जो उसकी क्वांटिटी है वो तो निश्चित रहेगी, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं उनका क्या होता है? मान लिया वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेंगी। आप चाहे उसे किसी भी बर्तन में रखें तो उसका आयतन निश्चित है, लेकिन आप उसको मान लिया एक प्लेट के अंदर रख रहे हैं तो वो प्लेट जैसी दिखेगी आपको। प्लेट की जितनी जैसी प्लेट की शेप है, पूरी शेप को घेर लेगा ना वो। ऐसे ही अगर आप उसको गिलास के अंदर डालोगे तो वो आपको गिलास जैसी दिखेगी, क्योंकि उसने पूरे गिलास को घेर लिया है। तो जो द्रव होता है उसका आयतन तो निश्चित है, उसकी क्वांटिटी तो निश्चित है, वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, वो निश्चित है, लेकिन वो उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है। आप उसको जिस भी बर्तन में डाल रहे हो वो उसी की आकार ले लेता है। उसके बाद है गैस। गैस में आकार और आयतन, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है। जिस भी बर्तन में डालोगे उसी का वो आकार ले लेगा और उसी का आयतन ले लेगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे बर्तन में फैल जाएगा तो पूरी जगह घेर लेगा, तो उसका आयतन भी बर्तन के अकॉर्डिंग होता है और आकार भी। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैस हैं। अब जो भी हमारे पास पदार्थ होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं, उसकी प्रकृति होती है। तो आपसे पूछा गया है कि हमें उसकी विशेषता बतानी है। चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस है, लिक्विड है या गैस है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। कण बहुत ही छोटे होते हैं, आप उनको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही हम उसको देख पाएंगे, बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको नहीं देख सकते। वो कणों से मिलके बना है और कण बहुत छोटे हैं, और साथ ही जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, वो हमेशा गति करते रहते हैं। जो उनकी जगह है उस जगह से वो हिलते रहते हैं। जैसे एक पेंडुलम होता है ना, अपनी पोजीशन से एक बार दाएं जाएगा, एक बार बाएं जाएगा, तो इसी तरीके से जो पदार्थ के कण होते हैं वो ऐसे ही गति करते हैं जैसे पेंडुलम गति करता है। और साथ ही जो पदार्थ होता है उसके कणों के बीच में जगह होती है खाली, और ये जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लिया ये एक बर्तन है, ये एक कोई ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ है तो ये ऐसे कणों से मिलके बना हुआ है, तो ये हैं इसके कण, ठीक है। ये कण हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो कण हैं। अब आप ये जो कण होंगे, इन कणों के बीच में देखो, इन कणों के बीच में ये खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये खाली जगह आपको नज़र आ रही है। तो जो भी कण होंगे उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। साथ ही जो कण होगा ये गति करेगा, एक बार ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, तो ऐसे ये गति करता रहता है। सारे बहुत छोटे छोटे कण हैं और वो गति कर रहे हैं, और उनके बीच में कुछ खाली जगह है। और साथ ही ये जो कण हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये वाला कण और ये वाला कण, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे ही ये इसको खींचेगा। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर मान लिया एक ठूठी में से पानी आ रहा है
और अगर हम उसके बीच में हाथ को लगा लेते हैं, उसको काटने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे कि हम उसको काट नहीं पाएंगे। हम उसको, जैसे ये एक, मान लिया ये एक टेप है और इस टेप में से ऐसे पानी आ रहा है, हमने अपने हाथ को यहाँ बीच में रख लिया है, बहुत जल्दी से हम इसको ऐसे गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जो पानी की धार होती है हम उसको नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? क्योंकि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर हम बिल्कुल इसके बीच में भी हाथ को रख देंगे ना, तो भी हम इसको काट नहीं पाएंगे। पानी की जो धार है वो हमारे हाथ को हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सारे कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ऐसे ही पूछा जाता है कि ठोस, द्रव और गैस में हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहली बात तो जो हमने इनकी परिभाषा में देखा, ठोस का आकार और आयतन निश्चित है, द्रव का आकार निश्चित नहीं है और आयतन निश्चित है, और गैस में कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। अब जो ठोस होगा उसके कण बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में बहुत कम खाली जगह होती है और वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती हैं। उनके अंदर आकर्षण का जो बल लग रहा है वो सबसे ज़्यादा है। द्रव में क्या होगा, कणों के बीच थोड़ी ज़्यादा दूरी होगी। अगर हम ठोस के साथ कंपेयर करेंगे तो जो द्रव है उसके बीच में थोड़ी ज़्यादा जगह होगी, ज़्यादा जगह है तो थोड़ा दूर है, वो थोड़ा दूर है तो उनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा। और ऐसे ही जो गैस होती हैं उनके अंदर जो अंतराविक बल लग रहा है, अंतराविक का मतलब है कणों के बीच में जो बल लग रहा है, गैस के कण बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, उनके बीच बहुत ज़्यादा खाली जगह है। इतनी ज़्यादा खाली जगह होगी तो क्या होगा, उनके बीच में जो आकर्षण का बल है वो सबसे कम होगा। ठीक है। इसमें विसरण नहीं होता। विसरण का मतलब होता है बहना। जैसे पानी है, अगर आप पानी को एक जगह डाल दोगे तो वो बह के आगे चला जाएगा, लेकिन अगर आपने एक जगह पे कोई ठोस पदार्थ रख दिया, एक चेयर को रख दिया है, तो क्या चेयर अपनी जगह से बह के दूसरी जगह चली जाएगी? नहीं जाएगी, वो तो उसको आपने जहाँ रखा है वहीं रहेगी। तो जो ठोस होते हैं उनमें विसरण नहीं होता है, वो गति नहीं करते हैं, वो अपनी जगह छोड़ के आगे बह कर नहीं जाते हैं। लेकिन जो द्रव होते हैं उनमें विसरण होता है, लेकिन कम होता है। जो पानी को अगर आप गिराओगे तो वो थोड़ी ही दूर तक बहेगा, लेकिन जो गैस होती है उसके अंदर विसरण बहुत ज़्यादा है। घर में अगर रसोई में खाना बन रहा है तो पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है, क्योंकि उसके अंदर विसरण सबसे ज़्यादा है। ठीक है। ऐसे ही जो ठोस है उसके कणों के बीच की दूरी सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ही ज़्यादा। तो ये इनके बीच के अंतर थे। अब देखो ये दे रखा है आपको, अगर हम ठोस को, अब हमने क्या देखा कि कोई भी पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई पदार्थ एक अवस्था में हमें मिल रहा है तो क्या हम उसकी अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठोस को हम गैस में बदल सकते हैं, गैस को हम द्रव में ऐसे बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, हम एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। अब ये देखो इसमें आपको दिखाया गया है कि ठोस को अगर हम द्रव में बदलना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे जमना। जैसे आपने देखा होगा, नहीं ये उल्टा हो गया है। अगर हम द्रव को ठोस में बदलना चाह रहे हैं, हमारे पास द्रव था और हम उसको ठोस में बदलना चाह रहे हैं, तो उसको बोलेंगे जमना। जैसे आप इसको पानी के एग्जाम्पल से याद रखोगे तो ये ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। द्रव का मतलब क्या है, पानी। ठीक है। और ठोस का मतलब है बर्फ़, और गैस का मतलब है भाप या वाष्प। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखो, जो पानी होता है वो तीनों अवस्थाओं में हमें मिलता है, पानी के रूप में भी मिलता है, बर्फ़ के रूप में भी हम उसको जमाते हैं, और वो भाप बन के भी उड़ रहा है। तो पानी की तीनों अवस्थाएं हैं। अगर आप पानी से याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब पानी है, पानी को आप बर्फ़ बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, उसको फ्रिज के अंदर रख दोगे और वो बर्फ़ बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, जमना। ये जो प्रक्रिया है द्रव को ठोस में बदलना, इसको हम जमना बोलते हैं। और अगर उल्टा हो, अगर हमने द्रव को, अब बर्फ़ को आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो रूम टेम्परेचर पर, थोड़ी देर में क्या होगा, वो पिघल के पानी बन जाएगी। तो अगर हम बर्फ़ को पानी में बदलना चाहते हैं तो इसको बोलेंगे संघलन। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, गलन, संघलन। गलन का मतलब क्या है, वो गल गई है, तो ऐसे इसको याद रखेंगे हम। ऐसे ही जो द्रव होता है, अगर हम द्रव को गैस में बदलना चाह रहे हैं, पानी को अगर आप वाष्प बनाना चाह रहे हैं तो क्या करोगे, पानी को गैस के ऊपर रखोगे, गैस को ऑन कर दोगे और पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ने लग जाएगा। तो वो वाष्प बन रहा है। तो द्रव को गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण। और अगर उल्टा कर दें, जैसे कोई भी चीज़ है, खाना है, दूध है, अगर वो पक रहा है, उसके अंदर से भाप निकल रही है और हमने क्या करा है, उसके ऊपर प्लेट रख दी है, तो वो सारी की सारी भाप क्या होगी, इकट्ठा हो जाएगी और इकट्ठा होकर पानी बन जाएगी।
तो गैस को हमने क्या किया, वाष्प को हमने पानी बना दिया, मतलब हमने गैस को द्रव में बदल दिया। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं संघनन। और कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी मिलेंगी जो सीधा ठोस से गैस में बदल जाती हैं। जनरली क्या होता है, जैसे मान लिया बर्फ़ ही थी, हमने बर्फ़ को गैस के अंदर रख दिया है, गैस के ऊपर रख दिया है, बर्तन में डाल के गैस को ऑन कर दिया है, तो बर्फ़ क्या होगी, पहले पिघल के पानी बनेगी, फिर पानी उबल उबल के भाप बनेगा। तो ठोस पहले द्रव में बदलता है और फिर गैस में बदलता है। लेकिन कुछ एक दो एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे भी हैं जिसमें अगर आप ठोस लिया आपने और आपने उसको गर्म किया तो वो पिघल के द्रव नहीं बन रहा है, सीधा गैस बन रहा है। जैसे हम लोग घर में हवन करवाते हैं तो जो कपूर होता है, जिसको हम नेफ्थलीन भी बोलते हैं, उसको क्या होता है, हम उसको जैसे ही जलाते हैं तो वो कपूर पिघलता नहीं है, सीधा जल जाता है, मतलब वो सीधा गैस में बदल गया। तो ठोस को अगर आप सीधा गैस में बदल रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। कपूर का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक गैस ऐसी होती है जिसको अगर आप इकट्ठा करोगे तो वो गैस से सीधा ठोस में बदल जाती है, द्रव में नहीं बदलती। ठीक है, जैसे जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आप उसको अगर मतलब उसको अगर हम उसका ऊर्ध्वपातन कर रहे हैं, उसको फिर क्या होगा, वो गैस से सीधा ठोस में बदल जाएगी। और ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर हम यहाँ पे गैस को ठोस में बदलना चाह रहे हैं तो गैस को ठोस में बदलना चाह रहे हैं तो इसको बोलते हैं निक्षेपण। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ऊर्ध्वपातन लिख दिया है, ये गलत है, यहाँ पे निक्षेपण आएगा, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, और ये एग्जाम्पल सारे के सारे ये आपको पता होना चाहिए कि किस अवस्था को हम क्या बोल रहे हैं। ठोस को द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको संघनन बोल रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, जैसे बर्फ़ को पिघलाकर पानी बना देना। ऐसे ही द्रव को अगर हम गैस में बदल रहे हैं तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ये डेफिनेशन आगे दे रखी हैं। संघनन का मतलब क्या है, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस से गैस में बदल रही है। वाष्पीकरण द्रव से गैस में बदल रही है। संघनन जो होता है उसमें गैस से द्रव में बदल जाती है, और जमना में द्रव से ठोस। तो ये आपको सीधे याद रखने हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस जो होता है वो सीधा गैस में बदल जाता है, वो द्रव में नहीं बदलता, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कपूर वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। निक्षेपण में क्या होगा, वह तापमान जिसमें कोई वस्तु गैस में थी और सीधा वो ठोस में बदल गई, तो उसको निक्षेपण हम बोलेंगे। अब बात आती है क्वथनांक। क्वथनांक किसको बोलते हैं, कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधा हमने उसको गर्म करने के लिए गैस के ऊपर रखा और सीधा भाप में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होगा, पहले वो धीरे धीरे मतलब उसका तापमान बढ़ेगा, गर्म होगा वो, और जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद वो वाष्प में बदलना शुरू होगा। तो वह तापमान जिस तापमान पर कोई भी द्रव वाष्प में बदलने लगता है उसको हम बोलते हैं उसका क्वथनांक। जैसे पानी लिया, पानी को हमने जब बर्नर के ऊपर रख के गर्म किया तो पानी का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा, और जब वो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा तब जाके वो भाप में बदलना शुरू होगा। तो पानी कितने डिग्री पे जाके भाप में बदला है, 100 डिग्री पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री, वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव वाष्प में बदलता है उसको उसका क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही वह तापमान जिसमें कोई भी जो हमारा ठोस है वो पिघल जाता है, द्रव में बदल जाता है, उसको उसका गलनांक बोलेंगे। और जैसे पानी है, पानी को अगर हम जमाते हैं तो पानी जो है वो ठोस में बदलने में कितना टेम्परेचर पे बदलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का हमें ये भी याद रखना है कि वो कितने तापमान पर जमेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम बर्फ़ में बदलना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर उसको भाप में बदलना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद आर्द्रता क्या होती है, हमारी जो हवा है, हवा के अंदर पानी के छोटी छोटी बूंदें होती हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, तो उनकी कितनी मात्रा है हवा के अंदर, उसको बोलेंगे आर्द्रता। जितना भी पानी हवा के अंदर उपस्थित है वो उसकी आर्द्रता कहलाती है। अब एक चीज़ रहती है कि वाष्पीकरण क्या होता है, और ये जो हमने यहाँ देखा था कि हमने क्या किया है, हम ठोस को द्रव में बदल रहे हैं, द्रव को गैस में बदल रहे हैं, इनके नाम ये सब हमने देख लिया। अब लेकिन अगर हम ठोस को द्रव में बदलना चाह रहे हैं या द्रव को गैस में बदलना चाह रहे हैं तो उसको बदलने के लिए या तो हम तापमान में चेंज करेंगे या तो हम दबाव में चेंज करेंगे।
तापमान को कम या ज़्यादा करने पर भी एक अवस्था बदल जाती है और दबाव को कम या ज़्यादा करने पर भी एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है। जैसे मान लिया हमने पानी लिया और पानी को हम ठोस रूप में लेके आना चाह रहे हैं, पानी से बर्फ़ बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। और फ्रिज में क्या होता है, ठंड होती है, मतलब वहाँ का तापमान कम है। तो अगर हमें द्रव से गैस ठोस में बदलना है तो हमें तापमान को घटाना पड़ेगा और दबाव को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लिया, अब ये देखो आप, वाष्पीकरण क्या होता है। अभी हमने क्या देखा, वाष्पीकरण का मतलब क्या था कि जो द्रव है वो जब गैस में बदलता है जितने तापमान पर, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। लेकिन जब भी वाष्पीकरण होता है, ये वाष्पीकरण में क्या होता है, अगर मान लिया कोई भी पदार्थ है, अगर वो अपने क्वथनांक तापमान पर, जैसे पानी का हमने देखा क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई भी पदार्थ है वो द्रव से गैस में तो बदल रहा है, लेकिन वो अपने क्वथनांक तापमान से कम तापमान पे ही बदल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, अगर द्रव गैस में बदल रहा है लेकिन अपने क्वथनांक तापमान से कम तापमान पर बदल रहा है तो हम उसका वाष्पीकरण बोलेंगे। और जब भी वाष्पीकरण होता है तो उसकी वजह से शीतलता आती है। अब हमें ये देखना है कि जब वाष्पीकरण होता है उसको कितने कारक हैं प्रभावित करने वाले। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले हमारे पास 4 कारक हैं। अगर एक है क्षेत्रफल, एक तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया, आप इसको कपड़े सुखाने के उदाहरण से याद रख सकते हैं। जैसे मान लिया हमने एक कपड़े को सुखाया, उसको इतनी जगह में सुखाया, और दूसरी उसी कपड़े को अगर हमने फैला के इतनी जगह में सुखाया, तो कौन से वाला जल्दी सूखेगा, ये वाला जल्दी सूखेगा, ये वाला लेट सूखेगा। क्यों जल्दी सूख रहा है, क्योंकि हमने इसको फैला दिया है बहुत अच्छे से, तो क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, मतलब पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा और वो जल्दी से सूख जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने के साथ वाष्पीकरण बढ़ जाता है और घटने के साथ घट जाता है। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि, क्योंकि जितना ज़्यादा तापमान होगा इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा गर्मी है, और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो पदार्थ के जो कण हैं, पानी के जो बूंदें हैं कपड़ों के अंदर, वो जल्दी भाप बन के उड़ जाएंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, तापमान बढ़ने के साथ भी जो हमारे कपड़े हैं, जो वाष्पीकरण है वो बढ़ रहा है और कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। जैसे एक गर्मी का दिन है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, तब हमने कपड़े को सुखाया तो वो जल्दी सूख जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर एक दिन धूप नहीं निकली हुई है और उस दिन हम कपड़े को सुखा रहे हैं तो वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो तापमान बढ़ने के साथ क्या हुआ, जैसे ही तापमान बढ़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तापमान बढ़ गया तो वाष्पीकरण भी बढ़ गया, और तापमान घटा तो वाष्पीकरण भी घट गया। ठीक है, ऐसे ही आर्द्रता का मतलब होता है जो पानी में की नमी है, जो हवा में जो नमी है। जैसे बारिश के बाद का जो मौसम होता है उसमें क्या होता है, हवा के अंदर बहुत नमी होती है, चिपचिपापन होता है। तो ऐसे दिन में अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो बहुत लेट सूखते हैं। तो जितनी ज़्यादा नमी होगी, क्योंकि हवा में पहले ही नमी है तो कपड़े नहीं सूख पाएंगे, तो जितनी ज़्यादा नमी होगी वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। उसके बाद वायु की गति, अगर किसी दिन हमने कपड़े सुखाना हम चाह रहे हैं और उस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उस दिन जल्दी कपड़े सूखेंगे, और जिस दिन हवा नहीं चल रही है या कम चल रही है तो लेट सूखेंगे। तो जैसे ही हवा की जो गति है वो बढ़ रही है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है और कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सीधा इस बार के एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा गया था कि वाष्पीकरण किसको बोलते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ अपने क्वथनांक तापमान से कम तापमान पर द्रव से गैस में बदल जाता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं हमारे पास, और फिर चारों के बारे में लिखोगे कि क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ा, तापमान बढ़ने से भी वाष्पीकरण बढ़ रहा है, वायु की गति बढ़ने से भी वाष्पीकरण बढ़ रहा है, और आर्द्रता के साथ उल्टा होता है, आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण घटेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब